दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज इस वीडियो में तकरीबन 30 खबरें हैं, यानी कि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपकी मर्जी है तो कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं। तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, कर लो भाई। आज ईद है और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जो लोग इस ईद को मनाते हैं सिर्फ उनके लिए मुबारकबाद दे रहा हूं, जो नहीं मनाते वो माफ कीजिएगा। जब महेश भट्ट साहब फिल्में बनाया करते थे, पूजा भट्ट भी डायरेक्शन किया करती थी, उस वक्त में एक लड़का एक्टर हुआ करता था जिसका नाम था मुजम्मिल। ये तकरीबन उसी वक्त की बात है जब आफताब अपने आप को सुपरस्टार मानता था, डीनू मोरिया भी अपने आप को सुपरस्टार मानता था और मुजम्मिल भी उन्हीं में से एक था। ये भी अपने आप को शाहरुख खान से कम नहीं समझता था। बल्कि उसी वक्त में एक लड़का और हुआ करता था जिसका नाम था सैयद जुल्फी। वो भी अपने आप को बहुत बड़ा स्टार मानता था। हालांकि 2 लाइंस का डायलॉग भी वो आराम से बोल नहीं पाता था। एक्टिंग का तो ए भी नहीं आता था। उस लड़के ने मेरी फिल्म देशद्रोही में भी काम किया था, इंस्पेक्टर का रोल किया था। तो उस वक्त के जितने भी लड़के थे जो अपने आप को सुपरस्टार मानते थे, आज उन सब का कैरियर खत्म हो चुका है। वो सब लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे वक्त में कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी करनी है, न्यूज में तो आना है। ये तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जो लड़का एक बार हीरो बन गया है या जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई है, वो लोग मरते दम तक हीरो हीरोइन ही रहना चाहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसको लोग ना पहचाने। आज के वक्त में मुजम्मिल की पोजीशन वो है कि उसके जो पड़ोसी हैं वो भी नहीं जानते कि ये लड़का एक्टर है। समझ रहे हो? तो जाहिर सी बात है, इस भाई को कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करनी थी। और ये भी आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में पॉडकास्ट करने वालों की कमी नहीं रही। हर गली के कॉर्नर पे पॉडकास्ट करने वाला बैठा हुआ है। तो मुजम्मिल ने भी एक पॉडकास्ट किया और बताया कि जब दीपिका बेंगलोर से मुंबई आई थी तो मुजम्मिल उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड था। ये दोनों एक ही एज के थे और इनका रिलेशनशिप चला था तकरीबन 2 साल तक। मुजम्मिल का कहना यह है कि उस वक्त इन दोनों के ही पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो रिक्शा में घुमा करते थे। बारिश होती थी तो रोड पर नंगे पांव चलकर बारिश में भीगा करते थे। यानी कि दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिक थे और दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। मुजम्मिल भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो दीपिका का लुक्खागिरी का टाइम था। उस बेचारी के पास कुछ भी नहीं था, जैसे कि आपने बताया। तो जाहिर सी बात है, उस वक्त में किसी भी लुक्खे से प्यार हो सकता था, तो आपसे भी हो गया था। और आप अपने आप को सुपरस्टार मानते थे उस वक्त, आप तो जानते ही हो। तो जाहिर सी बात है, आपके जैसे लुक्खे के साथ वो लड़की कितने दिनों तक रहती? तो 2 साल के बाद आपसे ब्रेकअप हो गया था, बात खत्म हो गई। आज आप उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? आज आप उसके बारे में इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि दीपिका आज बहुत बड़ी सुपरस्टार है और आप हो लुक्खे, आपका पड़ोसी भी आपको नहीं जानता। तो देखिए ऊपर वाले ने आपको क्या सजा दी है कि आज के वक्त में आपको उस लड़की के बारे में बात करके पब्लिसिटी लेनी पड़ रही है। और मिस्टर मुजम्मिल, आप यकीन करो कि आज की तारीख में दीपिका पछताती होगी कि आपके जैसे लुक्खे से उसने प्यार क्यों किया था। आमिर खान की एक फिल्म आई थी, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन उसमें हीरोइन थी जूही चावला और आमिर खान का फादर बना था रजा मुराद। आमिर को जूही से प्यार हो जाता है। रजा मुराद साहब कहते हैं कि भाई साहब, इससे आपकी शादी नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। और जब आमिर कहता है कि नहीं, मैं उसके बिना जी ही नहीं सकता, मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, तो रजा मुराद साहब कहते हैं कि देख बेटा, जब मैं यंग था तो मुझे मेरे घर में जो काम करती थी लड़की, उससे प्यार हो गया था और मुझे लगने लगा था कि मैं उसके बिना जी ही नहीं सकता, उसके बिना मर जाऊंगा। लेकिन आज जब सोचता हूं कि मुझे काम वाली से प्यार हो गया था तो मुझे बहुत शर्म आती है। तो जब तू बड़ा हो जाएगा तुझे पता चलेगा कि तूने इस लड़की से जो प्यार किया है ये बहुत बड़ी गलती है। तो मुजम्मिल भाई, बस दीपिका की भी वैसी ही वो गलती थी। आज वो बेचारी पछताती होगी जब आपके बारे में सोचती होगी, और आप जैसे लुक्खे के बारे में सोचेगी भी क्यों? समझ रहे हो? आरसीबी टीम ने इस साल का आईपीएल जीता और फिर बेंगलोर में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। उस जश्न में एक घटना हुई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और इस घटना को लेकर कपिल देव साहब बहुत ही नाराज है, बहुत ही गुस्से में हैं। कपिल देव साहब का कहना यह है कि भाई, अगर आपने ट्रॉफी जीत ली थी तो बात खत्म हो गई थी, और अगर आपको जश्न मनाना था तो फिर आपको इंतजाम करना चाहिए था। और अगर आपने जश्न मनाया और उसमें 11 लोगों की जान चली गई
तो फिर आपको उन 11 लोगों के लिए दुख होना चाहिए। आप सभी लोगों को उन 11 लोगों की फैमिलीज की हेल्प करनी चाहिए। जो आप लोगों का यह तरीका है कि भाई आपने तो ट्रॉफी जीत ली, आपने तो जश्न मना लिया, लेकिन जो बेचारे गरीब 11 लोग वहां मर गए, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, यह बहुत ही घटिया हरकत है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन यह घटना हुई थी, 11 लोगों की मौत हुई थी, उसके अगले ही दिन विराट कोहली अपनी पत्नी के साथ लंदन चला गया था। यानी कि विराट कोहली अब लंदन में ऐश कर रहा है। मुंबई में एक छपरी कॉमेडियन है जिसका नाम है मुनव्वर। बामला फाउंडेशन का एक शो होने वाला था, जिस शो में मुनव्वर भी हिस्सा लेने वाला था, और इस शो में महाराष्ट्र के सीएम भी हिस्सा लेने वाले थे। जब कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को यह पता चला कि मुनव्वर भी इस शो में हिस्सा लेने वाला है, तो उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने इस शो के ऑर्गेनाइजर से कहा कि मुनव्वर इस शो में हिस्सा नहीं लेगा। अगर मुनव्वर इस शो में हिस्सा लेगा तो हम इस शो को नहीं होने देंगे। यही वजह है कि इस शो के कराने वालों ने मुनव्वर छपरी को इस शो से अलग कर दिया है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भूले बिसरे एक्टर मुजम्मिल ने एक पॉडकास्ट किया और उसमें बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल कहा। उसी पॉडकास्ट में मुजम्मिल ने कहा कि मैंने एक फिल्म पूजा भट्ट के साथ की थी और पूजा भट्ट बहुत ही गंदी गंदी गालियां दिया करती थी जब कोई शॉट ठीक से नहीं हुआ करता था। मुजम्मिल ने यह भी बताया कि भट्ट साहब ने भी कई बार पूजा से कहा था कि इस तरह से गालियां मत दिया कर एक्टर्स को, लेकिन पूजा फिर भी नहीं मानी थी। फिर भी पूजा सभी एक्टर्स को गाली दिया करती थी और इस बात का गवाह मैं भी हूं। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि पूजा भट्ट अपने सभी एक्टर्स को बहुत ही गंदी गंदी गालियां दिया करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूजा ही गालियां दिया करती है, और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो गालियां दिया करते हैं, जैसे कि एसएलबी भी बहुत ही गंदी गंदी गालियां दिया करता है अपने एक्टर्स को। जेपी दत्ता भी अपने एक्टर्स को खूब गालियां दिया करता था। आप सभी जानते हैं कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी जिसमें देवगन को लॉन्च किया गया था, यानी कि अजय देवगन के भांजे को लॉन्च किया गया था, और उसी फिल्म में रवीना टंडन की बेटी को भी लॉन्च किया गया था। एक टीवी एक्टर है सिद्धार्थ निगम, उसने अब एक इंटरव्यू में बताया है कि कुछ सालों पहले इस फिल्म के डायरेक्टर ने उसको बुलाया था, उसको कहानी भी सुनाई थी और उसको इस फिल्म के लिए फाइनल किया था। उस लड़के ने सालों इस फिल्म का इंतजार किया और जब उसने एक दिन पोस्टर देखा तो उसको पता चला कि उसको इस फिल्म से निकाल दिया गया है और इस फिल्म में अजय देवगन के भांजे आनंद देवगन को लॉन्च किया जा रहा है। तो सिद्धार्थ का कहना यह है कि मैं आउटसाइडर हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा किया गया, इसलिए मुझे बदल के एक नेपो किड को उस फिल्म में लिया गया। बेटा सिद्धार्थ, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको खुश होना चाहिए कि आप उस फिल्म में नहीं थे। आपको बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि आपको उस फिल्म से निकाल दिया गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन वो फिल्म इतनी बड़ी डिजास्टर हुई है कि शायद पिछले 20 साल में इतनी बड़ी डिजास्टर कोई और फिल्म नहीं हुई है। और अगर सिद्धार्थ तुम ये कह रहे हो कि तुमने उस फिल्म की कहानी सुनी थी, तुम्हें उस फिल्म की कहानी बहुत पसंद थी, तो बेटा ये मान लो कि तुम्हें कहानी का ABCD कुछ भी पता नहीं है। आज के बाद कोई भी कहानी सुनना नहीं, क्योंकि तुम कहानी के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर किसी को उस फिल्म की कहानी भी पसंद आई थी तो ये क्लियर है कि वो आदमी दिमाग से पैदल है। समझ रहे हो कि नहीं? आप सभी जानते हैं कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने अभी तक एक ही फिल्म की है, लेकिन इसके बावजूद भी सुहाना कई ब्रांड्स को एंडोर्स करती है। अब सुहाना एडिडास की भी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। ये है शाहरुख खान की बेटी होने का फायदा मेरे भाई, समझ रहे हो? बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है चित्रांगड़ा, ये हाउसफुल 5 में भी है। इसकी उम्र है तकरीबन 50 साल और इसी लड़की को साइन किया गया है सलमान खान के अपोजिट उसकी अगली फिल्म में। यह फिल्म उसी घटना पर आधारित है जब चाइनीज और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प हुई थी गलवान घाटी में। सलमान एक कैप्टन का रोल अदा कर रहा है और उसकी वाइफ का रोल अदा करेगी चित्रांगड़ा, और मेरे ख्याल में यह कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है। सलमान और चित्रांगड़ा बिल्कुल ठीक लगेंगे। सलमान 60 साल का, चित्रांगड़ा 50 साल की। 2 हफ्ते पहले घसीटाराम की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है भूल चूक माफ। इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया गया इस फिल्म के प्रोड्यूसर के द्वारा। इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है दिनेश विजन, वो बहुत बड़ा झूठा है। अगर उसकी कोई फिल्म 1 करोड़ का बिजनेस करती है तो 10 बताता है, 10 करोड़ का बिजनेस करती है तो 100 करोड़ बताता है। भूल चूक माफ को एग्जैक्टली 14 डेज के बाद OTT पर रिलीज कर दिया गया अमेजॉन पर, और भाई साहब इस फिल्म को OTT पर भी कोई नहीं देख रहा है। यह फिल्म जितनी बड़ी डिजास्टर थिएटर में हुई है उससे कहीं ज्यादा बड़ी डिजास्टर OTT पर हो गई है। इस फिल्म को OTT पर 2 दिन में सिर्फ 30,000 लोगों ने देखा है। कितना? 30,000। घसीटा राम भाई,
आपको किसने बता दिया कि आप सुपरस्टार हो यार। बॉलीवुड में एक महाफ्लॉप ड्रामा नौटंकी एक्टर है जिसका नाम है विक्रांत मैसी। इस लुखे की फिल्में इसके पड़ोसी भी नहीं देखते, लेकिन ये अपने आप को सुपरस्टार मानता है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले इसने एक ड्रामा किया था कि मैं बॉलीवुड वालों से तंग आ गया हूं, बॉलीवुड वाले अच्छे लोग नहीं हैं, यही वजह है कि मैं बॉलीवुड हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं, अब आगे मैं कोई फिल्म नहीं करूंगा। लेकिन हकीकत में ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहा था, ड्रामा कर रहा था पब्लिसिटी के लिए। अब इसकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है आंखों की गुस्ताखियां, और इसमें एक ऐसी लड़की को लॉन्च किया जा रहा है जिसको एक्टिंग का ABCD भी नहीं आता। यह लड़की है महाफ्लॉप एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर। इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है और जैसे ही टीजर शुरू होता है दिखाया गया है कि विक्रांत और शनाया एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं। शनाया की आंखों पर काली पट्टी बंधी है और विक्रांत ने काला चश्मा पहना हुआ है। मुझे पता नहीं इस सीन को देखकर आपने क्या सोचा होगा, क्या आपको समझ आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कहानी महाभारत से इंस्पायर होकर लिखी गई है। यानी कि हीरो अंधा है तो लड़की कहती है कि अगर तुम अंधे हो तो मैं भी अंधी हो जाऊंगी, जैसे तुम हो मैं भी वैसी हो जाऊंगी तुम्हारे लिए, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं। वैसे छोटा मोटा तो चलता रहता है, जैसे लव बॉम्बिंग, सॉफ्ट लॉन्चिंग, ब्रेड क्रमिंग, बेंचिंग, पॉकेटिंग, ऑर्बिटिंग एंड माय फेवरेट कुकी जारिंग। आज की तारीख में जब पता नहीं क्या क्या चल रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, बेंचिंग, घोस्टिंग, ये तो वो, उस वक्त में डायरेक्टर ये बता रहा है कि अगर एक लड़का अंधा है तो उससे एक लड़की को प्यार हो गया और उसने भी अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली, वो भी अंधी हो गई उसके लिए। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये प्यार अब से 10-20 हजार साल पहले जरूर होता होगा, लेकिन आज की तारीख में प्यार नहीं होता। लड़की बोलेगी कि लुखे तू अंधा है, तुझसे मैं प्यार क्यों करूं, भाड़ में जा, गटर में कूद जा। समझ रहे हो डायरेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को आपको 2025 में नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि अब से तकरीबन 10,000 साल पहले बनाना चाहिए था। उस वक्त में आपको पैदा होना चाहिए था। फिर आगे दिखाया गया है कि लड़का लड़की एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, नॉर्मल है। ऐसा हो सकता है कि शायद पहले नॉर्मल होंगे, फिर हीरो की आंखें चली जाती होगी एक एक्सीडेंट में, उसके बाद हीरोइन कहती होगी कि मैं भी काली पट्टी बांध लेती हूं, मैं भी तुम्हारी तरह अंधी हो जाती हूं, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर आगे लड़का चिल्ला रहा है, लड़की भी चिल्ला रही है, म्यूजिक अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डायरेक्टर है ये मोहित सूरी से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। और इसके आगे फिर गाना चल रहा है, लड़का लड़की डांस कर रहे हैं, कभी रेड पट्टी बांधी हुई है, कभी ब्लैक पट्टी बांधी हुई है। जिस तरह से मैं भी रंग बिरंगे मफलर पहनता रहता हूं, ठीक उसी तरह। और फिर शनाया इस झुग्गी एक्टर विक्रांत को किस करती है। आप अंदाजा लगाइए कि जो बॉलीवुड की लड़कियां हैं, नेपो किड्स, कितनी डेस्परेट है लाइफ में भाई साहब, किसी को भी किस करने के लिए तैयार है, किसी के भी साथ बेड सीन करने के लिए तैयार है, बस इनको फिल्म मिल जाए। अगर फिल्म नहीं मिलेगी तो शायद इनकी जिंदगी कंप्लीट नहीं होगी। अगर आपने देखा हो तो यही हाल अनन्या पांडे का है, किसी को भी किस करती है, किसी के भी साथ बेड सीन करती है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ और सिर्फ फिल्म मिलनी चाहिए। एक जमाना वो था जब फिल्मी फैमिलीज की लड़कियां ये सब नहीं किया करती थी। यही वजह है कि जो फिल्म मेकर्स थे वो उन लड़कियों को अपनी फिल्मों में हीरोइन लिया करते थे जो बाहर से मुंबई आती थी। लेकिन आज जो लड़कियां बाहर से मुंबई आती है उनको काम मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जितनी भी बॉलीवुड की लड़कियां हैं वो फिल्म पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो आप उनसे कहोगे वो करेंगी, लेकिन उनको किसी भी हाल में फिल्म चाहिए, उनको हीरोइन बनना है। और ये कहानी बॉलीवुड की किसी एक लड़की की नहीं है भाई साहब, आप किसी को भी देख लीजिए, सारा अली खान की जरा एक्टिंग देख लीजिए आप। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। क्या हो गया जोई? मुझे तंग करने लगे। शादी और प्यार का कोई लेना देना नहीं है अंशल। It doesn't matter, अंशल, it doesn't fucking matter। देख लिया आपने कितनी कमाल की एक्टिंग करती है, जानवी कपूर कितनी जबरदस्त एक्टिंग करती है आप जानते ही हो, अनन्या पांडे कितनी कमाल की एक्ट्रेस है आप जानते ही हो, और अब शनाया कपूर आ रही है जिसको बेचारी को एक्टिंग का ए भी नहीं आता। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये इतनी कोशिश क्यों कर रही है हीरोइन बनने की, जबकि इनमें हीरोइन बनने का एक भी गुण नहीं है। प्रभास की एक पैन इंडिया फिल्म आ रही है, इसका पोस्टर रिलीज किया गया है, इसका नाम है राजा साहब, यानी कि ये एक रोमांटिक फिल्म है। मैं आपको बता दूं कि प्रभास का डील डॉल बॉडी ऐसी है कि वो एक वॉरियर दिखता है,
वो एक रोमांटिक हीरो दिखता ही नहीं है। इससे पहले प्रभास की एक फिल्म आई थी राधे श्याम, मैं आपको बता दूं कि वो बुरी फिल्म नहीं थी, अच्छी फिल्म थी, लेकिन क्योंकि वो एक रोमांटिक फिल्म थी, उसमें प्रभास ने एक रोमांटिक हीरो का रोल अदा किया था। यही वजह है कि वो फिल्म पब्लिक को पसंद ही नहीं आई थी, वो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई थी। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पब्लिक प्रभास को एक रोमांटिक हीरो के रोल में देख ही नहीं सकती। तो राजा साहब का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है, गारंटी है, यह फिल्म नहीं चल सकती किसी भी हाल में। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने फिल्म काबिल बनाई थी ऋतिक रोशन के साथ, जो अच्छी चली थी, और यही वजह है कि संजय गुप्ता काबिल 2 भी बनाना चाहता है। संजय ने काबिल 2 की कहानी भी लिख ली, लेकिन कहानी तैयार होने के बावजूद यह फिल्म बन नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि ऋतिक के पास 2 फिल्में हैं करने के लिए। ऋतिक एक फिल्म कर रहा है YRF के साथ, जो सुपर हीरो फिल्म है जिसका नाम है क्रिश 4, यानी कि इस फिल्म को बनाने में लगेंगे कम से कम 2 साल। ऋतिक एक और सुपर हीरो फिल्म कर रहा है जिसके प्रोड्यूसर है हम्बल फिल्म्स, उस फिल्म को बनने में भी कम से कम 2 साल लगेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर संजय गुप्ता काबिल 2 बनाना चाहता है तो 4 साल के बाद बना सकता है, 4 साल से पहले नहीं बना सकता। और 4 साल के बाद क्या होगा किसको पता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि शायद काबिल 2 अब कभी नहीं बनेगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि शाहरुख खान एक फिल्म कर रहा है जिसका नाम है किंग, जिसमें शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी है, जिसमें अभिषेक बच्चन भी विलन का रोल कर रहा है, और जिसका डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, वार का डायरेक्टर। इस फिल्म की जल्दी ही शूटिंग चालू होने वाली है, लेकिन शाहरुख खान ने एक और साउथ की फिल्म साइन कर ली है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 500 करोड़ से ज्यादा का होगा, यानी कि यह फिल्म भी एक बहुत बड़ी फिल्म होगी। तो इसका मतलब यह क्लियर है कि शाहरुख खान ने यह डिसाइड कर लिया है कि अब आगे कोई भी छोटी फिल्म नहीं करनी, भले ही 2 साल में एक फिल्म रिलीज हो, लेकिन सभी फिल्में बड़ी होंगी। और मेरे ख्याल में शाहरुख खान का यह डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की तारीख में पब्लिक को थिएटर में जाकर छोटी फिल्म नहीं देखनी है, क्योंकि OTT पर इतना माल अवेलेबल है कि कोई भी थिएटर में किसी छोटी फिल्म को देखने नहीं जाएगा। ये तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड में ना ही कोई हमेशा के लिए दुश्मन है, ना ही दोस्त है। टाइगर श्रॉफ की पिछली कई फिल्में सुपर फ्लॉप हो गई, जैसे कि बड़े मियां छोटे मियां, गणपत, हीरोपंती 2 वगैरह वगैरह। और इन फिल्मों के फ्लॉप होने का रिजल्ट ये निकला कि टाइगर श्रॉफ की 2 बड़ी फिल्में बंद हो गई जो बनने वाली थी। तो वापसी आते हैं दोस्ती और दुश्मनी पर। एक्चुअली कुछ सालों पहले करण जौहर ने एक टीजर रिलीज किया था और दुनिया को बताया था कि करण जौहर टाइगर श्रॉफ के साथ एक फिल्म कर रहा है जिसका नाम है स्क्रू ढीला। टीजर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, और रीजन यह बताया गया था कि टाइगर श्रॉफ ने करण जौहर से 50 करोड़ रुपए मांगे थे इस फिल्म के लिए, और करण जौहर को ऐसा लग रहा था कि टाइगर उसके लिए यह फिल्म 8-10 करोड़ रुपए में कर लेगा। टाइगर ने अपनी फीस कम करने से मना कर दिया था, और यही वजह है कि करण ने इस फिल्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। तो अब जब टाइगर की लाइन से 3-4 फिल्में फ्लॉप हो गई है और टाइगर को लग रहा है कि भाई उसका कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका है, तो अब उसको करण जौहर के साथ दोस्ती करनी है। अब टाइगर को ऐसा लगता है कि अगर करण जौहर से उसकी दोस्ती हो गई तो करण जौहर उसको सुपरस्टार बना देगा। समझ रहे हो ना? करण जौहर ने आमिर खान के भांजे इमरान खान को भी सुपरस्टार बनाया था, करण जौहर ने बॉबी देओल को भी सुपरस्टार बनाया था। बस ठीक वैसा ही कुछ अब होगा। करण जौहर एक लड़के को प्रमोट कर रहा है जिसका नाम है लक्ष्या। ये टीवी एक्टर हुआ करता था। करण जौहर इसको सुपरस्टार बनाना चाहता है। क्यों, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। बहुत लंबा रीजन है, कमाल का रीजन है। तो अब जबकि टाइगर करण के साथ दोस्ती करना चाहता है, तो करण ने एक फिल्म का ऐलान किया है और उस फिल्म की स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं है, यानी कि कहानी की 2 लाइनें भी नहीं लिखी गई। लेकिन करण जौहर ने ऐलान किया है कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ होगा और लक्ष्या होगा, जिसको करण जौहर प्रमोट कर रहा है। वही टाइगर आज करण जौहर के साथ फिल्म करने के लिए रेडी हो गया, जिसकी स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं है। तो यहां फिर से साबित हो गया कि हर फ्राइडे यहां रिश्ते बदलते हैं। इस बॉलीवुड में कोई भी दुश्मन या दोस्त हमेशा के लिए नहीं है। ये तो आप सभी जानते हैं कि पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच वार हुआ, और उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार ने ऑफिशियली पाकिस्तानी एक्टरों को बैन कर दिया बॉलीवुड में काम करने से। लेकिन पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ एक फिल्म कर रहा है एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ। इस फिल्म का नाम है सरदार 3। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है, फिल्म रेडी है रिलीज के लिए, और अब इस फिल्म को मुंबई सेंसर बोर्ड में भेजा गया है सर्टिफिकेट लेने के लिए। सर्टिफिकेट मिलेगा तो फिल्म रिलीज होगी। और मैं आपको बता दूं कि इसी फिल्म का एक प्रमोशनल सॉन्ग शूट किया जा रहा है आज कनाडा में।
क्योंकि हानिया आमिर इंडिया नहीं आ सकती शूट के लिए। यही वजह है कि दिलजीत इस गाने को शूट कर रहा है कनाडा में। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई ही सेंसर बोर्ड इस फिल्म को सर्टिफिकेट दे देगा, क्या वाकई ही यह फिल्म इंडिया में रिलीज होगी, क्या वाकई ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस की फिल्म को इंडिया में रिलीज होने देंगे। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि टाइगर की 3-4 फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गई है, लेकिन टाइगर की एक और फिल्म बन रही है बागी 4। मैं आपको बता दूं कि बागी 1 और 2 हिट थी, बागी 3 बहुत बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर थी। इसके बावजूद भी बागी 4 बन रही है। क्यों बन रही है मेरी समझ से बाहर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म भी एक एक्शन फिल्म है। एक्चुअली ये फिल्म रीमेक है एक कन्नड़ा फिल्म की। इस फिल्म के निर्माता साजिद भाई को एक कन्नड़ा फिल्म बहुत ज्यादा पसंद थी, वो उसके राइट्स लेना चाहता था, और जिनकी वो फिल्म है कन्नड़ा में जिन्होंने बनाई है उन्होंने राइट्स देने से मना कर दिया था। यही वजह है कि साजिद भाई ने दूसरा चक्कर चलाया। साजिद भाई ने एक राइटर से कहा कि आप इस फिल्म की कहानी पर एक किताब लिख दो। उस राइटर ने वो किताब लिखी, ऑफिशियली रिलीज कर दी, और उस किताब के राइट्स ले लिए साजिद भाई ने उसी फिल्म पर अपनी फिल्म बनाने के लिए। आप जरा सोचिए कितना लंबा चक्कर लगाना पड़ा साजिद भाई को। अब क्योंकि वो फिल्म एक कन्नड़ा फिल्म है, यही वजह है कि साजिद भाई ने डायरेक्टर भी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से ही लिया है। लेकिन कमाल यह है कि ये लड़का जो डायरेक्शन कर रहा है ये डायरेक्टर है ही नहीं, ये कन्नड़ा फिल्मों में कोरियोग्राफर है। तो अब ये कोरियोग्राफर मुंबई में रह रहा है, इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहा है, और फिल्म कैसी बनेगी इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हो। ये तो आप सभी जानते हैं कि दीपिका और डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी के बीच में झगड़ा हो गया। दीपिका ने संदीप की फिल्म नहीं की या संदीप ने दीपिका को निकाल दिया, ये वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या सही है। लेकिन कल्लुओं का कल्लू एटली एक फिल्म बना रहा है अल्लू अर्जुन के साथ, और उस फिल्म में एटली ने दीपिका को हीरोइन लिया है। इस फिल्म का नाम है AA22। इस फिल्म की कहानी को एटली और दीपिका कैसे डिस्कस कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, इस फिल्म की शूट कैसे होगी, ये सब दिखाने के लिए एक वीडियो रिलीज किया गया। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। इस वीडियो को देखकर यह बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि इस फिल्म में दीपिका एक्शन करेगी, यानी कि यह एक एक्शन फिल्म होगी। और इस वीडियो से यह भी पता चलता है कि एटली इस पूरी फिल्म को स्टूडियो के अंदर बनाने वाला है, यानी कि एटली इस पूरी फिल्म को ग्रीन पर शूट करके वीएफएक्स से कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म में वीएफएक्स का बहुत भारी भरकम काम होगा। आप सभी जानते हैं कि अल्लू अर्जुन बहुत बड़ा स्टार है, दीपिका भी बहुत बड़ी स्टार है, तो जाहिर सी बात है ओपनिंग तो जबरदस्त लगने ही वाली है। लेकिन फिल्म 1000-1200 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी या नहीं करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि फिल्म कैसी होगी। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में बॉलीवुड में बहुत कम फिल्में बन रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों के पास काम ही नहीं है, और जिन लोगों के पास काम नहीं है वो बहुत ही डिप्रेशन में है, उनको हमेशा गुस्सा आता है। तो ऐसा ही एक कोई छोटा मोटा डायरेक्टर है जिसका नाम है मनीष गुप्ता। इसके पास कोई एक ड्राइवर काम करता था, उसकी सैलरी बाकी थी, वो अपनी सैलरी मांगने आता था और ये देता नहीं था। अब 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों में झगड़ा हो गया और मनीष ने चाकू लेकर ड्राइवर पर हमला कर दिया। अब ये ड्राइवर हॉस्पिटल में भर्ती है और मनीष थाने में भर्ती है। दोनों भर्ती हैं। हाउसफुल 5 रिलीज हो गई है, और यही वजह है कि जो इसका डायरेक्टर है तरुण मनसुखानी, वो कहीं ना कहीं मीडिया से मिलता रहता है, इंटरव्यू देता रहता है। अब जब मीडिया ने इस भाई से दीपिका और संदीप वांगा रेड्डी के झगड़े के बारे में पूछा, तो तरुण ने कहा कि ये दीपिका डिसाइड नहीं करेगी कि एक डायरेक्टर कैसे काम करेगा। अगर कोई हीरोइन ये कहेगी कि मैं तो सुबह 11 बजे आऊंगी और 5 बजे चली जाऊंगी, तो मैं उसके साथ काम क्यों करूंगा। तरुण का कहना यह है कि किसी भी डायरेक्टर को एक हीरोइन से पूछने की जरूरत नहीं है कि वो अपनी फिल्म कैसे बनाएगा। एक हीरोइन किसी भी डायरेक्टर को डायरेक्शन नहीं दे सकती कि वो किस तरह से अपनी फिल्म बनाए। कहने का मतलब यह है कि तरुण ने संदीप वांगा रेड्डी डायरेक्टर को सपोर्ट किया है और दीपिका को अपोज किया है, दीपिका को जमकर बुरा भला कहा है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई साहब फिल्मों का बिजनेस कैसे होता है, किस फिल्म में फायदा हुआ है, किस फिल्म में नुकसान हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि आज की तारीख में ये जानना बड़ा मुश्किल हो गया है कि किस फिल्म ने कितना बिजनेस किया है, क्योंकि जो निर्माता है वो कुछ भी कलेक्शन बताने लगे हैं, कुछ भी बिजनेस बताने लगे हैं। एक निर्माता है दिनेश विजन, अगर उसकी फिल्म 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो वो 10 करोड़ का बताता है। तो आप कैसे पता करोगे कि भाई उसकी फिल्म ने कितना बिजनेस किया है। तो एक्चुअली अगर फिल्मों के असली बिजनेस का पता करना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में जाना पड़ेगा।
डिस्ट्रीब्यूटर से पूछना पड़ेगा कि किस फिल्म ने कितने का बिजनेस किया है। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका नाम है जयंती लाल गाडा। जयंती लाल गाडा ने 100 करोड़ रुपए एडवांस दिए थे साजिद नडियाडवाला को 3 फिल्मों के लिए, सिकंदर, हाउसफुल 5 और बागी 4। मैं आपको ये बता दूं कि ये गाडा साहब ने राइट्स नहीं खरीदे थे, बल्कि गाडा साहब ने एडवांस दिए थे। यानी कि गाडा साहब इन तीनों फिल्मों को रिलीज करेंगे, जो बिजनेस होगा फिर डिसाइड होगा कि भाई गाडा साहब ने साजिद से वापसी लेने हैं या गाडा साहब ने कुछ और पैसे साजिद को देने हैं। और इस फॉर्मेट को कहा जाता है कि ये तीनों फिल्में कमीशन पर रिलीज हुई हैं। यानी कि इनमें से हर फिल्म का जो भी रियल बिजनेस होगा उस रियल बिजनेस पर तकरीबन 10% कमीशन मिलेगा गाडा साहब को। आप सभी को पता है कि सिकंदर बहुत बड़ी फ्लॉप रही है, तो सिकंदर का शेयर आया है तकरीबन 25 करोड़ रुपए। हाउसफुल ने अगर 150 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, 150 करोड़, और ये रियल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, तो शेयर आएगा तकरीबन 60 CR। तो 60 + 25 हो गया 85 CR। फिल्म शूट हुई है एक क्रूज पे जहाँ पर एक कत्ल होता है, उसके बाद हर 15 मिनट में लोग नाचने लग जाते हैं। कातिल को ढूंढा जा रहा था और मैं सोच रही थी कोई मुझे ही गिरफ्तार करके जेल ले चलो, यहाँ पर बैठने से अच्छा है मैं जेल की हवा खा लूं। फिल्म में अक्षय ने एक बार फिर से नीले तोते का कत्ल कर दिया, लेकिन मैं बता रही हूँ दोस्तों ये कत्ल नहीं आत्महत्या थी। वो तोता खुद वैक्यूम क्लीनर में घुस गया कि ऐसी फिल्म में होने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। बागी 4 का क्या होना है आप सभी जानते हैं। उस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 10 to 20 CR। यानी कि उस फिल्म का जो शेयर होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा 6-7 करोड़ रुपए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों फिल्मों के रिलीज होने के बाद साजिद भाई को तकरीबन 10 करोड़ रुपए वापसी करने पड़ेंगे गाडा साहब को। यह है फिल्मों का रियल बिजनेस। आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हाउसफुल 5 का क्या होगा, निर्माता को कितना नुकसान होगा या फायदा होगा। देखिए, हाउसफुल एक बहुत बड़ी फिल्म है। ऐसी फिल्म में निर्माता को ज्यादा नुकसान होता नहीं है, क्योंकि जो भी माल होता है वो पहले ही बिक चुका होता है। अगर इस फिल्म का इंडिया का थिएट्रिकल शेयर बनता है 60 CR, ओवरसीज का बनता है 10 CR, तो हो गए 70 CR। 20 CR में बिका है म्यूजिक, 40 CR में बिके हैं सैटेलाइट राइट्स, टोटल हो गए 130 CR, और 80 CR में बिके हैं OTT राइट्स। यानी कि टोटल रिकवरी हो गई तकरीबन 210 CR। फिल्म बहुत बड़ी है, असली लैंडिंग कॉस्ट किसी को पता नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है तकरीबन 250 CR। और अगर इस फिल्म का इतना बजट है तो शायद साजिद भाई को 30-40 करोड़ का नुकसान हो सकता है। करण जौहर ने एक पॉडकास्ट किया, जब करण जौहर से पूछा गया कि आप क्या कहोगे जो नेपो किड्स हैं उनको पब्लिक हेट क्यों करती है, जो मीडिया वाले हैं वो नेपो किड्स को इतना क्यों दौड़ाते हैं, तो जरा सुन लीजिए जवाब में करण जौहर ने क्या कहा। नेपो किड के बारे में आप उनको मत बनाओ ना स्टार्स, आप उनके बारे में बात क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा है बात करने के लिए, आप उनके पीछे क्यों जा रहे हो। वो जब जिम जाते हैं, बिल्डिंग के बाहर आते हैं, वो जब पार्टीज पे जाते हैं, तो आप उन्हें कवर क्यों कर रहे हो। मत करो ना कवर, आप उन्हें बड़ा क्यों बना रहे हो। तो करण जौहर ने यह कहा कि मैं इन मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये नेपो किड्स हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मीडिया वाले इनके पीछे क्यों भागते हैं, ये मीडिया वाले इनको शूट क्यों करते हैं, ये मीडिया वाले इनके फोटोग्राफ्स क्यों लेते हैं। क्योंकि इन मीडिया वालों को पैसे मिलते हैं इन बच्चों को शूट करने के लिए, इनके फोटोग्राफ्स लेने के लिए। करण ने यह भी कहा कि हम पब्लिक को भी फोर्स नहीं कर रहे हैं कि भाई आप इन नेपो किड्स की फिल्मों को देखो, मत देखो। अगर आप इनकी फिल्मों को नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है फ्लॉप हो जाएंगे। हमारा काम है फिल्में बनाना, हम बॉलीवुड के बच्चों के साथ फिल्में बनाते हैं, रिलीज करते हैं। आप लोगों को पता होता है कि उसमें कौन हीरो है कौन हीरोइन है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप फिल्म को देखें या ना देखें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि करण जौहर ने बॉलीवुड वालों को क्लीन चिट दे दी है नेपो किड्स को लॉन्च करने के लिए, और करण जौहर ने मीडिया वालों को भी ब्लेम किया है, पब्लिक को भी ब्लेम किया है हा हुल्ला करने के लिए। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।